गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर कैट चैनल्स केमिस्ट्री क्लासेस में आपका काफ़ी स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर जगह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका यूज होता है। उसका नाम क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट्स। उसका नाम क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट्स। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट्स। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और बहुत मज़ा आने वाला है। सारी चीज़ धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी आपके इंडक्टिव इफेक्ट से। कोई भी क्वेश्चन रहेगा, खासकर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहीं भी आप एग्जाम में जब बैठते हो तो इंडक्टिव इफेक्ट्स और रेजोनेंस वगैरह का काफ़ी यूज होता है। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट द इंडक्टिव इफेक्ट्स। तो सबसे पहली बात करेंगे हम, कुछ आपको बेसिक बातें बताएंगे इंडक्टिव इफेक्ट्स पढ़ने से पहले। हालांकि लिखा हुआ है इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में क्या कि द पोलैरिटी प्रोड्यूस इन द मॉलिक्यूल्स एज ए रिजल्ट ऑफ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of one atom compared to other is termed as inductive effects। तो इंडक्टिव इफेक्ट्स में क्या है, जब भी ये इफेक्ट्स होता है तो मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, एक पोलैरिटी डेवलप होता है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए कि जब हम मॉलिक्यूल में पोलैरिटी कब डेवलप होगा। ठीक है, मॉलिक्यूल में पोलैरिटी कब डेवलप होगा? जब भी कोई भी चीज़ अगर हम बात करते हैं कि सपोज यहाँ पे हम लिख दिए कि एक आपका हम नन पोलर बॉन्ड बनाते हैं। सपोज एक नन पोलर बॉन्ड कहने का मतलब है अगर हम सिमिलर एटम के बीच में, ध्यान देंगे बात को, अगर हम सिमिलर एटम के बीच में अगर यहाँ पे रखे H2Cl2 कार्बन के बीच में अगर हम लोग बॉन्ड बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, सबसे बारीकी बात मैं बताने जा रहा हूँ। इसी से हम लोग एंटर कर जाएंगे, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ का हाइड्रोजन, एक तरह से कह सकते हैं सिमिलर एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है। क्या बन रहा है? सिमिलर एटम के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर सिमिलर एटम के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, आप ध्यान देंगे, जैसे मान लेके चलता हूँ, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन का एटम से, समझ गए? तो क्या कहता है कि अगर सिमिलर एटम के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तब इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड होता है, इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड होता है बिल्कुल क्या होता है, दो न्यूक्लियस के सेंटर में होता है। दो न्यूक्लियस के सेंटर, माने कि हाइड्रोजन का ये है, ये इसका है, सपोज यहाँ, तो इसका न्यूक्लियस हो गया, ये इसका न्यूक्लियस हो गया सपोज। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड होगा, जो बॉन्ड बनाए हैं, दो इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या होगा, बीचों बीच होगा। ये क्या होगा, बीचों बीच होगा, दो न्यूक्लाई के सेंटर में होगा। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होगा, जो समझ रहे हैं बात को। सिमिलरली अगर Cl में हम बनाए, यहाँ पे अगर Cl और Cl में बनाए तो एकदम क्या होगा, सेंटर पे होगा, बिल्कुल सेंटर पे लग करेंगे। दो न्यूक्लाई के सेंटर के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड मौजूद होंगे। क्लियर? अगर हम कार्बन के बीच में ही बनाए, कार्बन के बीच में ही बनाए, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जाके ये आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड सेंटर में होगा। क्लियरली? लेकिन अगर हम थोड़ा सा डेविएट करते हैं इस चीज़ से, अगर हम थोड़ा सा डेविएट करते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे ले लिए कोई अलग मॉलिक्यूल, जैसे मान लीजिए H ले लिए और Cl ले लिए, सपोज H ले लिए, Cl ले लिए, कार्बन ले लिए और Cl ले लिए। ठीक है, ध्यान देंगे, कार्बन ले लिए, Cl ले लिए। अब ध्यान देंगे कि डिसिमिलर एटम है, यहाँ पे भी डिसिमिलर एटम है, एक कार्बन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स समझ रहे, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स अगर डिसिमिलर एटम है तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके तरफ हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर शिफ्ट करे। ठीक है, या हो सकता है कोई दो डिसिमिलर एटम है, जैसे मान लें हम ले लिए यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, या फिर कार्बन क्लोरीन, फिर इलेक्ट्रॉन क्लाउड देख रहे हैं, फिर यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। सपोज कोई इसी तरह से हम कोई और एटम ले लिए, यहाँ पे कार्बन के साथ ले लिए कोई वाई एटम, ठीक है, सपोज कोई वाई हम एटम्स ले लिए कार्बन के साथ, हो सकता है कि देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर की ओर शिफ्ट हो रहा है। तो इससे पता क्या चल रहा है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर शिफ्ट हो रहा है तो ये क्या होगा, इधर की ओर पार्शियल निगेटिव आएगा, इधर पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव आएगा, पार्शियल निगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। ये शिफ्टिंग डिसिमिलर एटम होगा। ऑब्वियसली बात है कि शिफ्ट इधर क्यों हो रहा है, ये तो बात जान रहे हैं कि क्लोरीन क्या है, हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो अपनी वो इलेक्ट्रॉन पेयर को किधर की ओर शिफ्ट कराएगा, पार्शियल शिफ्टिंग किधर होगा, इलेक्ट्रॉन का पार्शियल शिफ्टिंग किधर होगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर पार्शियल शिफ्टिंग होगा। अगर ये कार्बन, अगर ये ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये हो गया प्लस और ये माइनस हो गया। अगर हो सकता है कार्बन की ओर शिफ्ट हो रहा था, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। इससे क्या हुआ,
इससे हुआ क्या कि मॉलिक्यूल्स में पोलैरिटी डेवलप कर गई। मॉलिक्यूल्स में क्या हुआ, पोलैरिटी आ गया। तो पोलैरिटी का मतलब हो गया डाइपोल, हो गया डाइपोल आ गया। डाइपोल का मतलब दो पोल आ गया, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल आ गया। अब मॉलिक्यूल क्या बन गया, पोलर बन गया। मॉलिक्यूलर क्या हो गया, पोलर बन गया। और क्या हुआ, एक तरह से कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल जो पोलर बना है इसकी किसी एक की वजह से, किसी एक एटम की वजह से जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी वजह से मॉलिक्यूल क्या हो गया, पोलर बन गया। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल में ये एक तरह से क्या है, अगर कोई ऐसा ग्रुप लग गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका ज़्यादा हो जिसका कम हो, ठीक है, हो सकता, अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में बात कर रहे हैं तो कार्बन के अलावा हो सकता है कार्बन के अलावा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लग गया, हो सकता है कार्बन के अलावा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लग गया। तो दोनों केस में क्या होगा, दोनों केस में क्या होगा कि मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आएंगे। अगर ज़्यादा लग गया तो ये माइनस है, ये प्लस, अगर कम लग गया तो ये माइनस और ये हो गया प्लस। समझ रहे हैं, दोनों केस में क्या हो गया, मॉलिक्यूल पे पोलैरिटी डेवलप हो गया। और एक तरह से कह सकते हैं ये मॉलिक्यूल के अंदर जो इफेक्ट हो रहा है, मॉलिक्यूल के अंदर जो इफेक्ट हो रहा है परमानेंट इफेक्ट है। क्या है ये, परमानेंट इफेक्ट्स। समझ रहे, बात क्लियर समझ में आ रही है क्या? तो अब देखिए, अब हम बात करते हैं डिफिनेशन की बातें करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्लियर बात समझ में आ गई है कि पोलैरिटी डेवलप हो जाए मॉलिक्यूल्स में। द पोलैरिटी प्रोड्यूस इन द मॉलिक्यूल एज ए रिजल्ट ऑफ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वन एटम कंपेयर्ड टू अदर एटम, ठीक है, इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट्स। इसको क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट्स बोला जाता है। समझ गए, बात क्लियर है। इंडक्टिव इफेक्ट्स क्या है। दूसरी बात है, अगर हम थोड़ा सा और इजी वे में इसका डिफिनेशन चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट अलोंग द कार्बन चेन, यहाँ कार्बन चेन की बात करेंगे, ठीक है। जो भी इफेक्ट होने वाला है ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा, कार्बन मौजूद होगा, कार्बन चेन होगा, तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट अलोंग कार्बन चेन, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोर्स इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट और ट्रांसमिशन इफेक्ट। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्रांसमिशन इफेक्ट भी बोल सकते हैं। इस डिफिनेशन में थोड़ा सा ज़्यादा आसान है, मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ। क्या लिखेंगे, देखिए कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, ध्यान देंगे इस बात को, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट along the carbon chain due to presence of source is called, इसको क्या बोलेंगे, is called inductive effect और ट्रांसमिशन इफेक्ट, इसको क्या बोल सकते हैं, ट्रांसमिशन इफेक्ट भी बोलेंगे। तो ध्यान रहे बात को, इसका दो नाम हो गया आपके साथ, एक तो हो गया इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा क्या हो गया, ट्रांसमिशन इफेक्ट। ऐसा क्यों हुआ कि कार्बन चेन के जो भी इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोर्स। ये सोर्स क्या हो सकता है, जिस में बात किया हूँ, सोर्स क्या हो सकता है, कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है, कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो या फिर कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, बहुत सारी बातें हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग ये चीज़ देखने को मिले, इसी को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट्स। अब थोड़ा मैं कार्बन चेन लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो ये सब समझने की बातें थे, आप इसका डिफिनेशन, ये जो है ये डिफिनेशन भी आपका काम करेगा, ये भी काम करेगा। सिंपल वे में बोल के क्लियरली सारी बात को मतलब कि बोलना चाह रहे हो तो इसको ही बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट्स along the carbon chain due to the presence of source is called inductive effect और या फिर ट्रांसमिशन इफेक्ट। कोई दिक्कत? तो यहाँ तक आपके लिए किस तरह से डेवलप हो रहा है मॉलिक्यूल्स में मैं आपको बता चुका हूँ। कोई भी सोर्स आ जाएगा कार्बन चेन के अलॉन्ग, सोर्स चाहिए, कार्बन चेन के अलॉन्ग क्या चाहिए आपको, सोर्स चाहिए। मैं सोर्स दे रहा हूँ, चिंता ना करें, मैं एक सोर्स दिया, कार्बन चेन के अलॉन्ग एक्स क्या है, सोर्स, ठीक है, और ये कार्बन चेन के अलॉन्ग वाई क्या है, सोर्स। डिफिनेशन में ही एक्स वाई क्या है, वेयर एक्स एंड वाई सोर्स, एक्स एंड वाई क्या हो गया आपका सोर्स। ये सोर्स क्या करेगा, या हो सकता है कार्बन चेन पे पॉजिटिव चार्ज ला के दिखाएगा, हो सकता है कार्बन चेन पे नेगेटिव चार्ज ला के दिखाएगा, यही सोर्स का काम होगा। अगर ये मान कह सकता है कि जो एक्स है, एक्स अगर मान ली कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर शिफ्ट कर रहा होगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर घसीट रहा होगा, खींच रहा होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, आप ध्यान देंगे कि पार्शियल नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा।
ठीक है। जैसे जैसे ये यहाँ पे देख रहे हैं, अगर देखिए इसमें क्या करते हैं कि हम इसके सेंटर पे दिखाते हैं इस टाइप से एरो का साइन, इंडक्टिव इफेक्ट का ये साइन है। बॉन्ड के सेंटर पे इस तरह से आप दिखाएंगे साइन यहाँ पे, फिर यहाँ पे दिखाएंगे साइन। अगर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे लिखेंगे आप डबल डेल पॉजिटिव, ट्रिपल डेल पॉजिटिव, यहाँ पे दिखा है। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आ सकता है ट्रिपल, मान लीजिए इस तरह से हम दिखा रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, इस सोर्स के कारण एक्स एक सोर्स है, ये हो सकता है कोई एटम हो या फिर ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, वहाँ पे क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, कुछ भी हो सकता है NO2 ग्रुप हो, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कुछ भी ग्रुप हो सकता है। तो ये एक सोर्स है। तो सोर्स के कारण क्या हुआ, ये ऐसा सोर्स था कि जो कार्बन के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज ला के रख दिया, कार्बन चेन के ऊपर में, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ कि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हुआ, अब कार्बन एटम के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज आया। इस इफेक्ट को हम क्या बोले, इंडक्टिव इफेक्ट या फिर ट्रांसमिशन इफेक्ट। क्लियर, विदाउट कोई तरह का प्रॉब्लम। अब ऐसा एक सोर्स हमको मिला, एक ऐसा सोर्स मिला वाई, जो क्या किया कि अब अपोजिट रिएक्शन दे रहा है ये। अब कार्बन के ऊपर में क्या किया कि ये निगेटिव चार्ज ला के रख दिया, कार्बन के ऊपर में क्या किया, ये निगेटिव चार्ज ला के रख दिया, कार्बन के ऊपर में निगेटिव चार्ज ला के रख दिया। समझ रहे हैं बात, निगेटिव चार्ज ला के रख दिया। एक क्या किया, एक सोर्स ऐसा था हमारे पास जो कि पॉजिटिव चार्ज ला दिया चेन पे, और एक सोर्स ऐसा था हमारे पास जो कि निगेटिव चार्ज ला दिया चेन पे। ये दोनों इफेक्ट को कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। कलेक्टिवली हम लोग इसको दोनों इफेक्ट को क्या बुलाएंगे, इंडक्टिव इफेक्ट या फिर ट्रांसमिशन इफेक्ट्स। यहाँ तक बात करिए। अब बात आती है कि ये जो इफेक्ट चलता है कहाँ तक, किस कार्बन तक जाके ये सीमित हो जाता है, कहाँ तक इसका इफेक्ट प्रभाव रहता है। ऐसा नहीं है कि अगर 20 ठो हम चेन लगा दें कार्बन का तो 20 कार्बन तक इसका प्रभाव रह जाएगा, इसका ऐसा बात नहीं है, ठीक। इसका प्रभाव कहाँ तक रहेगा, अप टू 3 कार्बन एटम तक रहता है, 3 मैक्सिमम। अगर थोड़ा बहुत अगर ये बढ़ना भी चाहता होगा, थोड़ा इफेक्ट बहुत ज़्यादा लगाना चाहता तो 4 तक जाके एकदम थक जाएगा, 4 के बाद थक ही जाएगा। आप मान के चलो 3 तक इसका इफेक्ट जाता है। इसके मतलब ये कह सकते हैं, हमको कंक्लूजन ये निकल के आया कि जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस बढ़ेगा, मान लें कि यहाँ पे हम हैं, इस कार्बन के पास है, सपोज यहाँ पे है, इस पॉइंट पे है, तो इस कार्बन पे इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। जैसे जैसे आप इस कार्बन पे पहुँचोगे इफेक्ट घटता जाएगा और घटेगा। फाइनली क्या होगा, 3 कार्बन के बाद 0 कंसीडर किया गया है, मतलब कि देखा गया है कि फाइनली 3 कार्बन के बाद इफेक्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। अगर बहुत हैवी कोई ग्रुप लगा हुआ हो सकता है कि 4 तक की चले, लेकिन मान के चलिए आप 3 तक इसका इफेक्ट 0 के बराबर नेग्लिजिबल हो जाता है। समझ रहे हैं, इसके मतलब ये पता चला, एक कंक्लूजन हमको यहाँ पे ये आया कि डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस से अगर मान लें कि डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स से क्या होगा कि ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। अगर डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स, अगर कैसे कह सकते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स डिक्रीजेस इंडक्टिव इफेक्ट। इनवर्सली नहीं कह सकते हैं, डायरेक्टली कह सकते हैं। जितना कम डिस्टेंस हो इफेक्ट ज़्यादा होगा, ठीक है, सोर्स। तो इन डिस्टेंस जो होगा डायरेक्टली कह सकते हैं कि डायरेक्ट रिलेशन बढ़ाएगा। डिस्टेंस बढ़ेगा इनवर्सली, डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका इंडक्टिव इफेक्ट घट जाएगा। डिस्टेंस कम होगा तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियरली, कोई दिक्कत नहीं, ये होगी आपका। अब इसी में बंटवारा हो जाता है, अब किसको माने प्लस। इंडक्टिव इफेक्ट 2 पार्ट में बट चुका है। इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं, आई इफेक्ट जिसको बोलते हैं।
और ये दो प्रकार का होता है। इंडक्टिव इफेक्ट अगर बात करें हम कि इंडक्टिव इफेक्ट्स की अगर बात करें तो ये दो प्रकार में बट गया। इंडक्टिव इफेक्ट किस में बटा है? एक बट गया आपका माइनस आई इफेक्ट और एक है प्लस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट में इंडक्टिव इफेक्ट डिवाइड हो गया है। तो अब माइनस आई इफेक्ट का हम किस तरह से इसको इस्तेमाल करें, कैसे समझें? तो माइनस आई इफेक्ट क्या होता है? अगर कार्बन चेन के ऊपर में, देखिए ध्यान दीजिए, अगर कार्बन चेन के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज आपको दिखना शुरू हो जाए, कार्बन चेन के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाए, तो समझ जाइएगा वहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगा हुआ है, माइनस आई इफेक्ट चल रहा होगा। वहाँ पे कौन सा इफेक्ट मॉलिक्यूल में चल रहा होगा? माइनस आई इफेक्ट। कब? जब कार्बन चेन के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाए। और ये पॉजिटिव चार्ज लाने वाले सोर्स को, ये कोई तो सोर्स लाएगा ना, ये कोई सोर्स लाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज जो कार्बन एटम पे कौन लाएगा? कोई भी सोर्स लाएगा। वो सोर्स हो सकता है एटम या ग्रुप ऑफ एटम होगा। तो जो भी सोर्स जो पॉजिटिव चार्ज लाएगा, सोर्स जो पॉजिटिव चार्ज लाएगा कार्बन एटम पे, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बोला जाता है। उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, या फिर उसको हम बोलते हैं माइनस आई ग्रुप। उसको क्या बोलते हैं? माइनस आई ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग सोर्स भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। उसको हम लोग क्या बुला सकते हैं? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग सोर्स, EWS, ठीक है। और इसको बोल सकते हैं माइनस आई सोर्स, माइनस आई सोर्स। समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग सोर्स का मतलब है इलेक्ट्रॉन कार्बन एटम से विथड्रॉ करेगा, और जैसे ही विथड्रॉ करेगा तो कार्बन के ऊपर में कौन सा चार्ज आना शुरू होगा? पॉजिटिव चार्ज आना शुरू होगा। बात क्लियर? इसको कहेंगे माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट आपका क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब प्लस आई इफेक्ट पे थोड़ा सा हम लोग चलते हैं। प्लस आई इफेक्ट का कहना ये है कि अगर कोई ऐसा सोर्स हो कि जो कार्बन एटम पे निगेटिव चार्ज देना शुरू कर जाए, कार्बन एटम पे क्या आ जाए? निगेटिव चार्ज आ जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सोर्स। उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सोर्स। अगर ऐसा सोर्स हो, ऐसा एटम हो, ऐसा ग्रुप ऑफ एटम हो जो कि कार्बन एटम पे निगेटिव चार्ज ला दे, उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सोर्स, या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, या फिर बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्लियर? कैसे आएगा पॉजिटिव, कैसे आएगा निगेटिव, कौन माइनस आई इफेक्ट, कौन प्लस आई इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का दो पार्ट, प्लस आई और माइनस आई। यहाँ तक बात क्लियरली समझ में आ चुकी होगी आपको, ठीक है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये हो गया माइनस आई इफेक्ट, और यहाँ पे जो चल रहा है वो कौन सा इफेक्ट चल रहा है? प्लस आई इफेक्ट चल रहा है, ठीक है। अब मैं एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ, ठीक है। एक्स वाई सोर्स मान लीजिए, ठीक है। इसका पूरे स्क्रीनशॉट कवर कर लीजिए। चलिए हम लोग आगे की और अब बढ़ते हैं कि अब कौन सा ग्रुप आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ध्यान देने की बात यह है कि आपको ये बात याद होनी चाहिए। ये बात तो इतना तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा कि इतना बात आपको याद होनी चाहिए कि कौन सा ग्रुप या फिर एटम ये माइनस आई सोर्स का काम करेगा, माइनस आई इफेक्ट तैयार करेगा कार्बन चेन के अलॉन्ग। तो हम लिखेंगे कि सोर्स जो है, सोर्स या फिर सोर्स शोइंग माइनस आई इफेक्ट इन दी मॉलिक्यूल। कौन सा सोर्स है जो कि मॉलिक्यूल के अंदर क्या तैयार करके रखेगा? माइनस आई इफेक्ट। तो उसको हम एक अथी में लिखा देते हैं, आपको कह सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा रहे हैं आपको, उसको ध्यान में रखेंगे आप। पहला आप लिख सकते हो, हालांकि देखिए पहला जो जनरल यूज होता है आपका नाइट्रो ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप है, ध्यान रखिए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, उसके बाद फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ठीक है। ये सब एकदम कॉमन हो गया, जो कि सवाल यहाँ मतलब ये सब अटैच हो सकेंगे जब भी आपको क्वेश्चन रहेगा, तो ये सब ग्रुप आपको देखने को बड़ा आसानी से मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपका आई ग्रुप हो गया, एल्कोक्सी ग्रुप हो गया है, OH ग्रुप हो गया। उसके बाद आपका
अल्कीन लिख दिया मैं यहाँ पे, ध्यान देंगे। लास्ट में क्या हुआ आपका हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे मैं इसके बाद OH हो गया, अल्कीन हो गया ये, ठीक है। इसके बाद फिनाइल ग्रुप आपको लिखते C6H5 फिनाइल ग्रुप हो गया, फिनाइल ग्रुप। इसके बाद अल्कीन है, फिर हाइड्रोजन है, समझ रहे हैं। इसके बाद हाइड्रोजन है यहाँ पे, क्लियरली कोई दिक्कत। पहला क्या होगा नाइट्रो ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अल्कोक्सी, OH ग्रुप, फिनाइल ग्रुप, एल्कीन, उसके बाद हाइड्रोजन। मतलब कि इंडक्टिव इफेक्ट हाइड्रोजन का क्या मान के चला। देखिए एक चीज़ और आपको बारी की बात मैं बताने जा रहा हूँ, कार्बन और हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मान के चला है। कार्बन और हाइड्रोजन का है कि कार्बन हाइड्रोजन क्या है ना, जब भी कोई भी आप मॉलिक्यूल्स लेते हो कार्बन कंपाउंड का, तो हाइड्रोजन मिलेगा ही, कार्बन मिलेगा ही। तो कार्बन हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट क्या मान के चला है, 0। कार्बन हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट आपको क्या लेना है, 0 मान के चला। तो ये ऑर्डर आप क्या रखेंगे, -I। कभी और भी आएगा CF3 है, मान लें कि अनकॉमन है थोड़ा, आप लगा सकते हो, लेकिन ये सब क्या है आपको देखने को मिलेगा। कभी भी एग्जाम में, कोई एग्जाम में बैठिए, एकेडमिक में बैठिए, कंपटीशन में बैठिए, ये सब ग्रुप आपको मिलेगा देखने के लिए। इस ग्रुप के डिक्रीजिंग ऑर्डर से हम डिसाइड कर देते हैं कि कौन कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक है, कौन कंपाउंड कम एसिडिक है, ठीक है। इसलिए कि बहुत सारी चीज़ डिसाइड होता है, ठीक है। इंडक्टिव से डिसाइड क्या होता है कि डिसाइड अगर करता है इंडक्टिव, ये तो हो गया आपका, ये किसका सोर्स स्वइंग -I आपको लिख लेते हैं। अब सोर्स स्वइंग थोड़ा सा आप लिखाते हैं आपको, सोर्स स्वइंग ऐसा सोर्स जो होगा स्वइंग +I इफेक्ट। तो +I इफेक्ट में जितना अल्काइल ग्रुप का जो है, चाहे वो आपका कह सकते हैं, अगर हम इस ऑर्डर में ले, ये हो गया 3 अल्काइल ग्रुप वाला पार्ट पहले जाएगा, उसके बाद 2 अल्काइल ग्रुप वाला पार्ट जाएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद आपका ये आएगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ये ऑर्डर हो गया। आप कॉमन में CH3 क्या है, R3 ये भी लिख सकते हैं, R3 वही चीज़ को लिखा होगा, R की जगह पे अल्काइल ग्रुप है, ये R2 हो गया, ये CH हो गया, ये क्या हो गया RCH2, और ये ऐसा, और ये सिंपल आप लिखिएगा CH3 यहाँ पे, लास्ट में क्या लिखना होगा आपको CH3। तो ये ऑर्डर हो गया क्या, +I इफेक्ट का। ये सारे ऑर्डर है, ये जो ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है +I का ऑर्डर है, +I का, और ये ऑर्डर है -I का। ये -I, ये मतलब प्रोड्यूस करेगा मॉलिक्यूल में -I, मतलब कि कह सकते हैं कि ये कार्बन एटम जो कार्बन का चेन होगा उसको प्रोवाइड करेगा नेगेटिव चार्ज देने की कोशिश करेगा ये, ठीक है, नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करेगा। और ये जो ग्रुप है कार्बन को पॉजिटिव चार्ज, कार्बन चेन में पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ तक क्लियर, बात क्लीन हो गई आपकी, ठीक है, कि -I ग्रुप कैसे, ये आपको ध्यान में रखना होगा, इसका कोई उपाय नहीं, ये आपको ध्यान में रखना और कुछ नहीं है। यहाँ से आपको 3 चीज़ याद रखना है, याद रखने का तरीका बताते हैं, नाइट्रो, साइनाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड, यही 3। बाकी उधर याद हो जाए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तो सभी बच्चे को याद होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। थोड़ा सा बस यहाँ पे एल्कोक्सी और हाइड्रो, ये वाला, ये पार्ट को ध्यान में रखेंगे। यहाँ तक सभी को याद रखता है, फ्लोरीन के बाद बढ़ जाइए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चीज़ आप याद कर देंगे। उसके बाद फिनाइल ग्रुप C6H5 को ऐसा भी लिखते हैं, ये हो गया C6H5 ऐसा हो गया। उसके बाद फाइनली हाइड्रोजन लास्ट में आया, इसलिए कि उसको इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, 0 मान के चला गया। तो ये क्लियर है। अब कहता है कि ये पढ़ने से हमको क्या फ़ायदा है, इससे क्या पता चले मॉलिक्यूल के बारे में, ठीक है। पोलैरिटी तो लाता है मॉलिक्यूल, बात सही है, पोलैरिटी डेवलप करवाता है, लेकिन और क्या क्या हमको फ़ायदा हो सकता है इसके अध्ययन से, इस -I इफेक्ट या +I इफेक्ट से, या फिर इंडक्टिव इफेक्ट पर के हमको क्या फ़ायदा होता है, क्या किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको किस प्रकार के क्वेश्चन, क्या क्या ये आपको बता देगा मॉलिक्यूल के बारे में, क्या क्या आप जान पाएंगे इसके इफेक्ट के दौरान। चलिए देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये चीज़ आपको, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ से बात करूँगा कि क्या क्या इफेक्ट देगा यहाँ पे। तो सबसे पहले बात है, इससे हमको क्या इसके एप्लीकेशन है, क्या मतलब इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन है, इसको पढ़ने से क्या एप्लीकेशन है इसके, क्या मॉलिक्यूल्स के बारे में क्या क्या पता चलेगा। तो सबसे पहला हम इसके पता करते हैं, इसका सबसे पहला चीज़ हम पता होता है इसके बारे में कि मॉलिक्यूल्स के बारे में एस्टेबिलिटी के पता चलता है। क्या चलता है, एस्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कितना ज़्यादा एस्टेबल है या अनस्टेबल है,
दूसरा पता लगाते हैं कि स्टेबिलिटी हो गया, उसके बाद इसके एसिडिक कैरेक्टर का भी पता चलता है, एसिडिक कैरेक्टर का पता चलता है, समझ रहे। उसके बाद आपका बेसिक कैरेक्टर भी पता लगा के देगा। क्या पता लगा के देगा? बेसिक कैरेक्टर, स्टेबिलिटी, एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर, डाइपोल मोमेंट भी बताएगा, ये मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट बताएगा, ठीक है। तो ये चार चीज़ें अगर हमको एक इफेक्ट पढ़ने से, एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ने से चार चीज़ हमको चार चीज़ का पता चल रहा है तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अगर मैं लिख दिया हूँ कि आपका एसिटिक एसिड या फिर क्लोरो एसिटिक एसिड दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो बड़ा आसानी से इसके ज़रिए हम पता लगा सकते हैं कि दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है, दोनों में ज़्यादा एसिडिक कौन है, दोनों में कम एसिडिक कौन है, दोनों में मतलब मॉलिक्यूल में, बहुत सारे मॉलिक्यूल में जो ज़्यादा पोलर कौन है, कम पोलर कौन है, मतलब वही बताता है डाइपोल मोमेंट्स, ठीक है। ये चीज़ हम लोग सीख सकते हैं थ्रू द एप्लीकेशन, मतलब कि इंडक्टिव इफेक्ट के जरिए हम लोग ये सब पता कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं एग्जांपल लेके चलने की कोशिश करता हूँ, छोटा सा एग्जांपल, ठीक है। तो छोटा सा मैं एग्जांपल एक लूँगा, उसके बाद फिर ये चीज़ मैं बताऊँगा आपको, ये चीज़ बताने वाला हूँ इसके स्टेबिलिटी को। सबसे पहले मैं एक बात करता हूँ कि सबसे पहले स्टेबिलिटी बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि यार जान लीजिए कि अगर किसी भी एक केमिकल स्पीसीज पे चार्ज आ गया है तो वो तो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अगर खासकर चार्ज स्थिर हो तो अनस्टेबल पोजीशन में होता है। लेकिन अगर कोई उसको चार्ज को हिलाने डुलाने वाला मिल जाए, चार्ज को हिलाए या फिर डुलाए, मतलब मूव कराने वाला मिल जाए, ठीक है, एक जगह स्थिर रहने ना दे, ठीक है, तो वो स्टेबिलिटी की ओर जाता है। और ये चार्ज को घुमाने वाला, ये फिर जमा करने वाला, ठीक है, चार्ज को घुमाने वाला या फिर जमा कर दे, चार्ज को वहीं पे रख दे जहाँ पे चार्ज ज़्यादा है और उसको बढ़ा दे या फिर उसको थोड़ा मूव कराए, तो ये दो ग्रुप है जो जस्ट पढ़ा दिए, एक माइनस आई ग्रुप, एक प्लस आई ग्रुप। माइनस आई ग्रुप जो होगा, सोर्स जो होगा, वो चार्ज को हिला डुलाएगा, चार्ज को एक जगह रहने नहीं देगा। और चार्ज जितना ज़्यादा हिले, जितना ज़्यादा मूव करे, वो स्टेबिलिटी की ओर जाता है। चार्ज स्थायी रहे, अनस्टेबल। ये प्लस आई वाला ग्रुप क्या करता है, चार्ज को थोड़ा क्या करता है ना, स्थायी बना के रखता है, चार्ज को और बढ़ाने की कोशिश करता है, ठीक है। बहुत सारी बातें हैं। निगेटिव चार्ज रहेगा, अब धीरे धीरे पता चलेगा। ऐसा नहीं कि हर जगह आपका ये प्लस आई इफेक्ट चार्ज को बढ़ाता है, चार्ज को घटाएगा भी। तो ये जो ग्रुप लगा हुआ है ना, ये माइनस आई प्लस आई, ये चार्ज को थोड़ा सा इधर उधर करता है। जो चार्ज मान ले पॉजिटिव चार्ज है, कहीं निगेटिव चार्ज है, इसको हिलाना डुलाना है या कम उसके इफेक्ट को कम करना है। किसी भी एटम पे वो चार्ज है, माइनस है या प्लस है, उस पर्टिकुलर एटम पे उसको कम करना है या बढ़ाना है, तो ये काम कौन करता है, माइनस आई वाला ग्रुप या फिर प्लस आई वाला ग्रुप, ठीक है। इसका मतलब है कि इस ग्रुप के आने से, इस ग्रुप के माने यहाँ पे सिंपल सी बातें लिख देते हैं कि अगर हम यहाँ पे लिखा हुआ है CH3COO-, ठीक है, ध्यान देंगे आप मेरी बात को, क्या लिखा हुआ है, CH3COO-। अब यहाँ पे मैं लिखूँ CH2Cl और COO-, ध्यान देंगे बात को। अब मैं बात करूँ कि दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है, दोनों में ज़्यादा अस्थाई कौन है, दोनों में ज़्यादा अस्थाई स्टेबल कौन है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, क्लोरीन ग्रुप Cl लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, C और L लगा हुआ है, क्लोरीन ग्रुप लगा है। अब क्लोरीन ग्रुप अभी पढ़ा के रखें, आपको कौन सा इफेक्ट शो करता है, माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट का मतलब क्या है कि माइनस आई इफेक्ट का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, टालने की कोशिश करेगा। जहाँ भी इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ा हुआ है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, इधर टानेगा, ये चार्ज क्या होगा, थोड़ा सा मूव करना शुरू करेगा, ये चार्ज क्या होगा, मूव करना शुरू करेगा। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप नहीं लगा हुआ है कि ये चार्ज को कम करे, ऐसा कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है ये चार्ज को कम करे। ऑब्वियसली एक ग्रुप ऐसा भी लगा हुआ है, ठीक है, एक ग्रुप ऐसा लगा हुआ है, अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, जो कि R है, जो कि प्लस आई इफेक्ट को शो करेगा, क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट को, और ये चार्ज को बढ़ावा देगा। और चार्ज को बढ़ावा देगा, पहले से निगेटिव है और निगेटिव डालेगा,
इनस्टेबिलिटी की ओर जाएगा। ये निगेटिव है, ये आने के बाद इसके निगेटिविटी को कम करेगा, निगेटिविटी को क्या करेगा, कम करेगा, मतलब कि इसको स्टेबलाइज करना चाहेगा, कम करना चाहेगा। इसके मतलब ये है जो कि चार्ज के कंसंट्रेशन को कम करने वाला ग्रुप लगा हो वो क्या होगा, बी इज मोर स्टेबल देन ए, बी क्या हो जाएगा, इसलिए कि चार्ज का मूवमेंट इसके कारण हो सकता है, खींचेगा तो मूव करेगा, स्टेबिलिटी की ओर जाएगा, और ये क्या करेगा और बढ़ाएगा इसको, इनस्टेबिलिटी की ओर जाएगा। तो पता चल रहा है कि कैसे हम स्टेबिलिटी चेक करें। माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को मूव करवाता है, समझिए। अगर निगेटिव चार्ज यहाँ पे अगर निगेटिव चार्ज रखा हुआ है तो निगेटिव चार्ज को खींचेगा, मूव होगा। तो इतनी बात आपको समझ गई कि स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे मॉलिक्यूल्स का। अब मैं बताऊंगा इसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद क्या हम लोग सीखेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो हम लोग स्टेबिलिटी को चेक कर रहे थे, पता चल गया कि ए और बी में ज़्यादा स्टेबल कौन है, आपका बी वाला ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए इसका चार्ज क्या हो रहा है, थोड़ा पुल हो रहा है, खींचा रहा है, मतलब चार्ज क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। चार्ज अगर स्थिर रहेगा तो वो इनस्टेबिलिटी की ओर जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि सपोज एक और एग्जांपल हम लेते हैं स्टेबिलिटी पहचानने का, ठीक है। मान लें कि हम यहाँ पे ले लिए आपका HCOOH, ठीक है, और यहाँ पे है CH3COOH, यहाँ एक है आपका मेथेनोइक एसिड है और एक है एसिडिक एसिड है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये कंपाउंड ए है, ये फिर कंपाउंड बी सपोज है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इससे H को रिप्लेस कर देते हैं। H को रिप्लेस करने के बाद क्या बन गया, ये फॉर्मेट आयन बन चुका है, और यहाँ पे ये एसीटेट आयन का फॉर्मेशन हुआ H+ को निकालने से, ठीक है। एसिड है, अगर वाटर में डालने के बाद H+ ऐसे भी रिप्लेस हो जाए। इससे अंदाज ये भी लग जाए कि दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ किसका है, इससे भी पता चलेगा। तो यहाँ पे एसीटेट आयन है, ये ध्यान देंगे। तो ये दोनों में पता करना होगा कि ज़्यादा स्टेबल आयन कौन है, ठीक है। जो ज़्यादा स्टेबल होगा तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है CH3, यहाँ पे +I ग्रुप है, +I इफेक्ट वाला ग्रुप लगा हुआ है, जो कि इस चार्ज को क्या करेगा, निगेटिव चार्ज को और थोड़ा बढ़ावा देगा, ठीक है। इसके चार्ज को क्या करेगा, इसके इफेक्ट को कम नहीं करके ये क्या कौन सा ग्रुप लगा हुआ है वो बढ़ा देगा उस चार्ज के इफेक्ट को। तो ये अगर देखा जाए, ये A है और ये B है, तो दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, पहला वाला ज़्यादा स्टेबल है, A इज मोर स्टेबल देन B। इससे ये भी पता लगता है कि जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी है, ठीक है, इससे ये पता लगता है स्टेबिलिटी अगर जितना ज़्यादा होता है वो क्या होता है, वो ज़्यादा एसिडिक भी होता है, ठीक है। ये दोनों के कंपेरिजन में अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ देखें तो क्या होगा, ये ज़्यादा एसिडिक है और ये कम एसिडिक है। इज इट क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, हम थोड़ा सा एसिडिक स्ट्रेंथ पे ही आ रहे हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ को हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ मान लें हमारे पास आ गया, एक है एसिडिक स्ट्रेंथ भी बताएगा, ये होगी स्टेबिलिटी की ओर। अब है एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग बात करने जा रहे हैं, जिसमें कि ये हो गया CH3COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड का हम अगर देखना चाहें कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ, तो कैसे हम पता करेंगे। यहाँ पे एक BA है और एक B है, एक है क्लोरोएसिटिक एसिड और एक है आपका एसिटिक एसिड। तो ध्यान देंगे कि यहाँ पे ये ग्रुप है और यहाँ पे ये क्लोरीन क्या है, क्लोरीन वाला जो ग्रुप लगा हुआ है वो क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्या है, ये -I ग्रुप है। -I का मतलब ये है इलेक्ट्रॉन बीट ड्राइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन बीट ड्राइंग ग्रुप है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीट ड्राइंग ग्रुप है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि अगर हम दोनों चीज़ को वाटर में डालते हैं, सपोज दोनों चीज़ को वाटर में डालते हैं, इसको भी वाटर में डालेंगे, इसको भी वाटर में डालेंगे, तो H+ जो आसानी से छोड़ देगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा, H+ जो आसानी से छोड़ दे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो देखिए इधर क्या हो रहा है कि ये यहाँ पे H है, यहाँ भी H है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर क्या हो रहा है, पुल कर रहा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन भी ड्राइंग ग्रुप क्या है, इसको क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। ये दोनों की बॉन्ड का जो पोलैरिटी है
ठीक है, यहाँ भी OH बॉन्ड है, यहाँ भी OH बॉन्ड है। तो किस केस में H का निकलना आसान होगा? तो H का निकलना इस केस में ज़्यादा आसान होगा, H का निकलना इस केस में ज़्यादा आसान होगा। ये आसानी से H निकल जाएगा क्योंकि इधर से एक कोई खींचने वाला ग्रुप है, इसको खींच रहा है, तो इसके मतलब H का निकलना क्या होगा? आसान होगा। मतलब ये कह सकते हैं यहाँ पे निगेटिव, मतलब कि यहाँ वाला का जो चार्ज हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव है, तो यहाँ पे निगेटिव है, तो निगेटिव को कोई खींच रहा है, निगेटिव को इधर की ओर कोई खींच रहा है, तो H का निकलना क्या होगा? H प्लस का निकलना आसान होगा। तो कह सकते हैं कि जो क्लोरो एसिटिक एसिड है एज कम्पेयर टू एसिडिक एसिड क्या होगा? ये ज़्यादा एसिडिक होगा। इज इट क्लियर? तो जब भी कोई माइनस आई ग्रुप लग जाए तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है? जब माइनस आई वाला ग्रुप क्या करेगा? एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। यहाँ तक क्लियर है? अब ध्यान देंगे दूसरी बात, और एग्जांपल लेके मैं दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे हमारे पास आ गया CH3 CH2 CH2, ठीक है, यहाँ पे लिख दिए फ्लो F और यहाँ पे COH। सिमिलरली यहाँ पे लिख दिए CH2 CH2 CH, यहाँ पे Cl और COH। यहाँ पे लिख दिए CH3 CH2 CH, यहाँ पे लिख दिए ब्रोमीन और COH। तो देखिए कि ऑर्डर याद रखने पे क्या फ़ायदा होगा आपको, कि यहाँ पे हर ये सेकेंड कार्बन पे फ्लोरीन है, सेकेंड कार्बन पे क्लोरीन है और सेकेंड कार्बन पे ब्रोमीन भी है। तो फ्लोरीन का आई इफेक्ट ज़्यादा इन कंपेरिजन टू क्लोरीन एंड ब्रोमीन। इसके मतलब ही अगर कंपाउंड A है, B है और C है, तो A इज मोर एसिडिक देन B देन C। फिर क्लियर हो गया? सवाल बन रहा है, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ करना चाहूँगा, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, इसी में हम कुछ चेंज करेंगे, फिर आपका ध्यान मतलब कि इसी फ्लोरीन का क्या होगा, सिर्फ थोड़ा सा हम मान लें कि यहाँ पे हम हटा देते हैं, एक कंपाउंड लेते हैं, A कंपाउंड है CH3 CH2, यहाँ पे लिए Cl और यहाँ पे COOH। ध्यान देंगे बात को। B में लिए हैं CH3 CH Cl और CH2 COOH। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे समझने वाली बात है, क्लोरीन यहाँ भी है, क्लोरीन यहाँ भी है, दोनों जगह क्लोरीन है, दोनों जगह एक ही ग्रुप लगा हुआ है, माइनस आई का जो ग्रुप है सेम ग्रुप लगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे ध्यान देंगे, आपको पहले पढ़ा के रखे हुए हैं कि ये जो ग्रुप है सेकेंड कार्बन पे है और ये क्लोरीन लगा हुआ है थर्ड कार्बन पे। तो ध्यान देंगे, ये तो सोर्स है, COH ग्रुप क्या है? एक सोर्स है, इसको हम X और Y माने थे, क्या था? सोर्स है। इस सोर्स से क्या है? क्लोरीन का डिस्टेंस ज़्यादा है, इस सोर्स से क्लोरीन का डिस्टेंस ज़्यादा है और इस सोर्स से क्लोरीन का डिस्टेंस क्या है? कम है, ठीक है। तो डिस्टेंस कम है, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट कम होगा। डिस्टेंस के हिसाब से वैरी करता है, आपको पहले बता दिए थे कि जैसे जैसे हम कार्बन की चेन की ओर बढ़ते जाएंगे माइनस आई इफेक्ट घटते जाएगा। इसके मतलब यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट कम है। तो आप कह सकते हैं कि फर्स्ट केस वाला जो है, फर्स्ट A इज मोर एसिडिक देन B। A क्या है? B के कंपेरिजन में ज़्यादा एसिडिक है। बात क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसका सब एग्जाम्पल को आप उतार सकते हैं, ठीक है। आप ध्यान देंगे एक चीज़ और है यहाँ, अब मैं बात करूँगा बेसिक स्ट्रेंथ की, ठीक है। अब क्या है? एसिडिक स्ट्रेंथ। मान लें कि एक चीज़ और हम ले लेते हैं, सपोज जैसा कोई कंपाउंड है, हम जानते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग, फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। फिनॉल क्या है? एसिडिक इन नेचर होता है। एक फिनॉल ले लिए हम, एक हम यहाँ पे फिनॉल भी ले लिए, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा दिए, ठीक है। एक हम यहाँ पे फिनॉल ले लिए, यहाँ पे Cl ग्रुप लगा दिए, समझ रहे हैं। ये नाइट्रो है, क्लोरो है, Cl। कंपाउंड A है, कंपाउंड B है, कंपाउंड C है। ध्यान देंगे बात को। तो यहाँ पे हम कैसे पता करें कौन ज़्यादा एसिडिक है? फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर, ठीक है, इट इज नॉट द एसिड बट इज एसिडिक इन नेचर। तो B और C में देखेंगे सबसे अच्छा आई इफेक्ट कहाँ पे है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाला है यहाँ पे। उसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाला ग्रुप यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो B जो होगा सबसे अच्छा एसिडिक नेचर होगा B, उसके बाद C का, उसके बाद A का। क्लियर? B, C और A, समझ रहे हैं। अब मैं कर दूं कि एक चीज को और डाल दूं। अब A B C है, एक D को डालना चाह रहा हूँ। D को डालने का मतलब ये है, समझ ये चाहिए कि OH ग्रुप है यहाँ पे, और एक मैं यहाँ पे लगा दिया CH3 ग्रुप, एक CH3 ग्रुप लगा दिया। अब ऑर्डर क्या होगा? ये तो A B C का ऑर्डर ये सही है, B C और ये होगा। अब A है, B है, C है और D है। तो सबसे अच्छा एसिड कौन है? B वाला, एसिडिक नेचर B।
उसके बाद हो गया C। अब ये दोनों में फाइट हो सकता है, ये दोनों में फाइट होने वाला है, ये ज़्यादा एसिडिक है, ये ज़्यादा एसिडिक है, ये ठीक है, फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। लेकिन यहाँ पे एक ग्रुप ऐसा लगा हुआ है कि R ग्रुप लगा हुआ है, अल्काइल ग्रुप, जो कि प्लस आई इफेक्ट देगा, प्लस आई इफेक्ट देगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट देगा। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट जब देगा तो इसका एसिडिक कैरेक्टर को क्या करेगा, डिक्रीज कराएगा। एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज कराएगा तो कह सकते हैं कि इसके बाद ये जाएगा, हो गया B C, उसके बाद A, उसके बाद आपका ये वाला D, समझ रहे हैं। तो ये हो गया आपका ऑर्डर। तो इस तरह से हम लोग माइनस आई इफेक्ट की मदद से एसिडिक स्ट्रेंथ भी फाइंड कर सकते हैं। अब हम आते हैं बेसिक स्ट्रेंथ में, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ कौन तैयार करता है, प्लस आई वाला ग्रुप, वो बढ़ावा देता है बेसिक स्ट्रेंथ को, ठीक है, प्लस आई वाला ग्रुप, याद रखिएगा। तो मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। तो अब मैं बात करने जा रहा हूँ बेसिक स्ट्रेंथ। फाइनली मैं डायपोल मोमेंट पढ़ा के खत्म कर दूंगा इस लेक्चर को, ठीक है। आपको सारा आइडिया मिल चुका है। इसे मान ले हम बात करते हैं, अगर बेसिक नेचर की बात करें, बेसिक कैरेक्टर, तो हमारे पास सपोज कोई भी चीज़ है, बेसिक नेचर पहचानना है, ठीक है। कोई भी चीज़ है, मान लें कि हम यहाँ पे हम जानते हैं कि यहाँ पे लगा हुआ ऐसे R है, NH2 है, ठीक है, R है, ये NH2 है। R क्या है, कोई अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, R क्या है, अल्काइल ग्रुप है। ये क्या है, ये भी यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो है 2 अल्काइल ग्रुप आ गया यहाँ पे, कितना है, सॉरी 2 अल्काइल ग्रुप है यहाँ पे। और यहाँ पे फाइनली हम ले रहे हैं 3 अल्काइल ग्रुप। ये अल्काइल की जगह पे हो सकता है आ जाए मिथाइल, आ जाए इथाइल, आ जाए, तो उसके लिए टेंशन लेने की बात नहीं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यहाँ पे 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, बाकी इधर 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, प्लस आई इफेक्ट को दे रहा है। तो यहाँ 3 तरह से क्या कर रहा है, एक तो पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा हुआ है नाइट्रोजन के लॉन पेयर के कारण, और इलेक्ट्रॉन को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन वहाँ जमा कर रहा है। तो इट मीन्स क्या होगा, इट मीन्स क्या है कि ये जो है, ये मान लें कि पहला है, दूसरा A है, B है और C है। तो अगर बात करते हैं सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, तो C, ये B, उसके बाद A, ये हो गया बेसिक कैरेक्टर। एक्चुअली जो लिखा हुआ एमीन है, क्या एमाइन है, अल्काइल एमीन है, डाई अल्काइल एमीन है, ट्राई अल्काइल एमीन है। तो एमीन का बेसिक कैरेक्टर भी हम लोग आगे आप 12th में भी पढ़ोगे, एमीन चैप्टर्स आएगा, तो वहाँ पे हर जगह ये छाया हुआ रहता है। इंडक्टिव के से किस तरह से बेसिक स्ट्रेंथ फाइंड करें, किस तरह से कहीं पे आप एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ते हो, कहीं भी कोई भी चैप्टर पढ़ते हो ऑर्गेनिक का, तो वहाँ पे हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ किस तरह से कंपाउंड का निकाला जा सकता है, अरेंज करने आता है, कौन ज़्यादा बेसिक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इस टाइप के सवाल पूछा करता है, हर जगह आपको मिलेगा। इस टाइप से अगर मान लें हम बेसिक स्ट्रेंथ पता करनी है, अगर मान लें हम एग्जांपल पे लेके चलते हैं सिंपल सा, ये CH3 है, यहाँ पे हम दे दिए, और ये NH2, ठीक है, यहाँ पे दे दिए CH3 NH और ये CH3, यहाँ पे CH3 और ये N, ये CH3 और ये CH3। तो यहाँ पे देखिए 3 जगह यहाँ पे A B C कंपाउंड है, A है, B है और C कंपाउंड है। तो C जो हो जाएगा ज़्यादा बेसिक, कंपेरिजन टू B, कंपेरिजन टू A। तो ये हो गया। इस तरह से हम लोग बेसिक नेचर हम लोग किसी तरह से फाइंड कर सकते हैं। जहाँ पे अल्काइल ग्रुप लग जाएगा तो वहाँ बेसिक नेचर है। तो मान लें कि हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं। जैसे मान लें कि हम एक सिंपल एग्जांपल एसिड में ही लेके आपको दिखाते हैं। एसिडिक में, एसिडिक मान लें कार्बोजेनिक एसिड का हम एक पेन ले लेते हैं, आपका पेंटेनोइक एसिड ले लेते हैं 5 वाला कार्बन का, उसका आइसोमर बनाएंगे हम CH3 CH2 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 और COH। आप जाने पेंटेनोइक एसिड है CH3 CH, फिर CH3 CH2 और COOH। आप ध्यान देंगे CH3C, CH3 CH3 और COOH। क्लियर है? यहाँ पे ध्यान देंगे। देखिए सभी में 5 कार्बन 1 2 3 4 5 1 2 सभी का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, कार्बोक्सिलिक एसिड 5 कार्बन वाला, लेकिन क्या है एक दूसरे का सब आइसोमर, आइसोमेरिक कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो अगर बात करते हैं यहाँ पे A है, ये B है और ये C कंपाउंड है। अब पूछेगा कि ज़्यादा एसिडिक कौन है इसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड तो एसिडिक है, बेसिक का चर्चा तो नहीं करेगा, इसमें ये पूछेगा इसमें ज़्यादा एसिडिक कौन है। तो ज़्यादा एसिडिक है कौन है, तो देखें कहाँ पे कम अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये है एक तरफ से 2 तरफ से, ये तो
क्या कर रहा है, बेसिक कैरेक्टर बढ़ाने वाला ग्रुप लगा हुआ है प्लस IF, इसके मतलब है इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए दो जगह से, यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, ये ऐसा ग्रुप लगा हुआ है अल्काइल ग्रुप जो कि एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा। इसके मतलब अगर कह सकते हैं कि A सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, उसके बाद B, उसके बाद C। ठीक है, एसिड के लिए कोई तरह का परेशानी नहीं। चलिए अब मैं लास्ट बात करने वाला हूँ डायपोल मोमेंट का। ठीक है, डायपोल मोमेंट का, डायपोल मोमेंट्स का बात करने वाला हूँ। डायपोल मोमेंट्स क्या कहता है, मान लीजिए यहाँ पे लिख दिए CH3 और ये I लिख दिया, CH3 यहाँ पे लिख दिया मैं Cl, यहाँ पे लिख दिया CH3 और यहाँ पे लिख दिया सपोज I है, Br लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ Cl। तो अब यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे लगा हुआ है -I ग्रुप। चलिए इस तरह से यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखेंगे कि ज़्यादा पोलर बॉन्ड कौन है, ज़्यादा जो पोलर बॉन्ड होगा वो क्या होगा, क्या बोलते हैं, वो ज़्यादा क्या होगा, उसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। ज़्यादा पोलर बॉन्ड कौन है, तो ऑर्डर लिख लीजिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये ऑर्डर है। तो सबसे अच्छा देखिए, इसमें देखिए सबसे अच्छा -I ये तैयार करेगा, जो सबसे अच्छा -I तैयार करेगा वो ज़्यादा पोलर होगा, वो ज़्यादा पोलर होगा। तो क्लोरीन ये हो गया, ये C कंपाउंड है, ये B कंपाउंड है, ये A कंपाउंड। सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट देखना है तो सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट कौन तैयार करके रखेगा, आपका क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन, मतलब कि C, B और A। बात समझ में आ रही है, ये है डायपोल मोमेंट का कंसेप्ट। ठीक है, जितना ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट रहेगा, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड उतना ज़्यादा पोलर होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा पोलर होगा तो वहाँ पे डायपोल मोमेंट्स भी क्या होगा, अधिक हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर, तो ये हो गया डायपोल मोमेंट्स। अब मान लें कि आप रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड को चेक करना चाहते हो। आपने हैलोअल्केन्स हैलोजेंस क्लास 12th में भी ये चीज़ है कि किस तरह से हम रिएक्टिविटी को चेक करें। मान लें कि हम देखते हैं R, ये अल्काइल हैलाइड है, सपोज RCH2 है, ये Cl है, सपोज X है, मान लीजिए चले X है, हैलाइड है, ये R है, ये CH है, ये R है और ये X है, ये R है, ये C है, ये R है, ये R है और ये X है। क्योंकि हम जान रहे हैं जहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप होता है CX बॉन्ड के साथ, वो 3 डिग्री होता है। यहाँ पे है 2 अल्काइल ग्रुप 2 डिग्री और ये है फाइनली हमारा 1 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, 1 डिग्री की 2 डिग्री या 3 डिग्री, ज़्यादा रिएक्टिव्स कौन होंगे। तो रिएक्टिव्स कौन होंगे तो यहाँ पे चेक करेंगे कहाँ से, जो X क्या है ना हमारा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, अच्छा लिविंग ग्रुप इसको मानते हैं कि आसानी से निकलता है। लेकिन आसानी से कब निकलेगा वो डिपेंड करता है कि इस कार्बन के साथ कौन सा ग्रुप का अटैचमेंट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चारों तरफ से रिलीज करेगा। ठीक है, चारों तरफ से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। और ये तो इधर की ओर है, ये भी इधर की ओर है, ये भी इधर की ओर है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जब रिलीज यहाँ पे करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जब ये रिलीज करेगा, ध्यान देंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जब ये रिलीज करेगा, यहाँ पे जो देख रहे हैं पार्शियल, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है। अगर मान लें CX बॉन्ड क्या है, पोलर बॉन्ड है, निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसलिए कि X क्या है, कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ये पॉजिटिविटी यहाँ पे जो पॉजिटिव सेंटर क्रिएट है, पॉजिटिव सेंटर है, इस पॉजिटिव सेंटर को क्या करेगा, अल्काइल ग्रुप घटा देगा। ठीक है, अल्काइल ग्रुप क्या होगा, घटा देगा, और बॉन्ड क्या होगा, कमज़ोर हो जाएगा। बॉन्ड क्या हो, कमज़ोर हो जाएगा। इसके मतलब अगर हम बात करते हैं कि सबसे आसानी से कहाँ से X लीव कर जाएगा, निकल जाएगा, कहाँ से आसानी से निकल जाएगा, तो 3 डिग्री वाला से आसानी से निकल जाएगा। उसके बाद 2 डिग्री वाला से निकलेगा। उसके बाद मतलब कि जिस अल्काइल हैलाइड से आसानी से X ग्रुप निकल जाए वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, इसके मतलब 3 डिग्री, 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। रिएक्टिविटी भी चेक कर सकते हैं अल्काइल हैलाइड का बड़ा आसानी से, क्लियरली। तो ये ज़्यादा रिएक्टिविटी है, समझ रहे, जिससे आसानी से Cl ग्रुप निकल जाए वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, समझ रहे। तो ये सब चीज़ हमको सीखने को मिला इस चीज़ में। तो क्या क्या सीखे हम लोग, एप्लीकेशन क्या पढ़े, स्टेबिलिटी पता किए, एसिडिक स्ट्रेंथ पता किए, बेसिक स्ट्रेंथ पता किए, डायपोल मोमेंट पता किए। उसके बाद हम फाइनली रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड के बारे में भी जाने। तो आई थिंक आपको इंडक्टिव इफेक्ट्स जो मैंने आपको पढ़ाया, आप इतना अगर आपके पास नॉलेज है इंडक्टिव इफेक्ट्स का, तो आप कोई भी क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, आसानी से बनने वाला है। आप किसी बुक को उठाइए, अब समझने में परेशानी कोई बुक को नहीं होगी,
बुक तो आपको पढ़ना है, बुक से आपको सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, मैंने आपको एक इंडक्टिव इफेक्ट का कंसेप्ट दिया ये। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चंस मिलेंगे, बुक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, तो वहाँ पे उसका प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, सेल्फ स्टडी बुक के साथ बैठना बहुत अलग चीज़ है, उसका भी एक अनुभव अलग होता है, अलग अलग चीज़ आपको जानने को मिलेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन का ज़्यादा प्रैक्टिस होगा। तो मैंने कुछ मतलब कि ये सारा जो मैंने कंसेप्ट दिया आपको कि कहीं से आप इंडक्टिव इफेक्ट उठा के पढ़िए तो आपको क्लियर समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये सारी बात मैंने बताया। ठीक है, अगर इसके बाद कोई आपको डाउट होती है, अगर कोई क्वेश्चन आपको आता है, क्वेश्चन आप बनाने बैठे नहीं बन रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं, भेज सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ नहीं हो रहा है, ये कैसे होगा, कहीं पे कुछ फंस रहे हैं, तो वहाँ पे आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैं उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करूँ। तो चैनल पे बने रहने के लिए मेनी थैंक्स, लॉट ऑफ थैंक्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक